आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ये बहुत बड़ा डोमेन है एआई का। इसके बहुत सारे मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो एआई मुख्तलिफ पीरियड्स के अंदर जो है वो परफॉर्म की जाती रही है। उसमें एक बहुत बड़ा जो डोमेन है वो मशीन लर्निंग का है। मशीन लर्निंग के अंदर इसी तरह बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारे एल्गोरिदम एआई परफॉर्म करने के। इसी तरह जो सबसे बड़ा डोमेन है वो डीप लर्निंग का है। इवेंचुअली अगर आप डीप लर्निंग स्टडी कर रहे हैं, आप एआई ही पढ़ रहे हैं या डीप लर्निंग पढ़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि यार वो मशीन लर्निंग ही है। ठीक है, तो यू कैन नॉट से कि मशीन लर्निंग अलग चीज़ है और डीप लर्निंग अलग चीज़ है, बट डीप लर्निंग इज आल्सो अ सब डोमेन ऑफ मशीन लर्निंग। आप लोगों में से मैं जानना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट मशीन लर्निंग या एआई? कुछ अपनी तरफ से जो है वो ज़रा ऐड करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो व्हाट इज इन योर माइंड, तो ताकि मैं अपनी जो बात है फिर उसको उसी तरह से लेके चलूँ। जी स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, एआई जो है ये एक ब्रॉडर फील्ड है, मुझे लगता है कि जो मशीन लर्निंग है इसकी सब फील्ड है। ठीक है, नहीं ठीक है, सब फील्ड में आ गया। मशीन लर्निंग जी को जी आप क्या समझ रहे हैं, क्या होगा इसके अंदर? मशीन लर्निंग की सर, बात इसमें हो हम रही है। मशीन को लर्न करवाएंगे अबाउट समथिंग टू डू। मशीन को लर्न कराएंगे, ठीक है। और कोई और भी लोग भी अपनी तरफ से ज़रा कुछ ऐड करें कि व्हाट डू यू थिंक इज मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग? कुछ भी पता है उसका, अभी हम ज़ाहिर है आपका जो ख्याल है होता है, सही गलत की बात नहीं है। जो जो भी आप समझते हैं कि भाई ये चीज़ जो है मेरे ख्याल में इसको मशीन लर्निंग कह रहा है। चलो तो मैं ही फिर गुफ्तगू करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये कुछ हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है कि कब से जो है ना कंप्यूटर इवॉल्व हुआ, फिर लोग ये कहने लगे कंप्यूटर जो है ना वो कोई ऐसी अनोखी इजाद नहीं है, बट जो कुछ हम कंप्यूटर को बताते हैं कंप्यूटर से वही काम करता है। हम भी अपनी छोटी क्लासों में यही डेफिनेशन पढ़ते पढ़ाते रहे, कंप्यूटर इज अ डम मशीन। ठीक है, खुद कुछ नहीं करता, लेकिन आज 2021 में वी कैन डिनाई दैट डेफिनेशन कि भाई कंप्यूटर इज नॉट अ डम मशीन। अब वो कुछ परफॉर्म कर सकता है जो हम नहीं कर सकते, या जो हम नहीं भी बताते वो भी वो परफॉर्म कर सकता है, वो सीख सकता है, लर्न कर सकता है। अब ये एक बड़ी ही जो है ना, अगर टेक्निकली सोचा जाए कि हाउ कैन अ हार्डवेयर लर्न, एक बेजान चीज़ जो है वो लर्न कैसे कर सकती है, तो यही वो की जो है ना वो आइडिया है इस पूरी इंडस्ट्री, जो एआई इंडस्ट्री है उसके जो की आइडिया है वो यही है कि हम मशीन को लर्न कराते हैं एल्गोरिदम्स की मदद से। वो हम भी वही काम करेंगे इंशाल्लाह। ये जो हमारे पास दो डायग्राम्स नज़र आ रही हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये ये पूरा जो है ना सिलसिला है जिसके अंदर आप क्लासिकल प्रोग्रामिंग अप्रोच में अभी तक जितने भी हम कोडिंग करते रहे हैं, या हम प्रोग्राम लिखते रहे हैं, या जितने सॉफ्टवेयर बनाते रहे हैं, इवन के वो इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर भी होते हैं, स्मार्ट भी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, लेकिन उन सब के अंदर जो हमारा एक मैक्रो लेवल स्ट्रक्चर होता है वो हमारे सॉफ्टवेयर का क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं या हमारे कागज़ पे रिटर्न होती हैं कि मुझे ये परफॉर्म करना है, ये चाहिए, इस तरह हो जाए तो इस तरह हो, यानी जिनको यहाँ पर टर्म किया गया कि रूल्स, वो कंडीशन, वो टर्म्स जो हमारे दिमाग में होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर सारी लॉजिक कि भाई ऐसा हो जाए तो ये आउटपुट आ जाए, ये वैल्यू आ जाए तो ये आउटपुट आ जाए, कोई यूज़र ये बटन क्लिक कर दे तो ये आ जाए,
कोई यूजर ये बटन फेच कर दे तो ये वाली एपीआई से डाटा आ जाए, ये वाला डाटा फेच होके आ जाए, लाइक का बटन है, डिसलाइक का बटन है, कमेंट्स है, ये सारे के सारे क्या है कि किसी ना किसी चीज के इवेंट होने पे कोई ना कोई इवेंट जो है वो अकर हो रहा है। आप कोई बटन प्रेस कर रहे हैं, उसके कोई इवेंट हो रहा है, उसके अगेंस्ट कोई ना कोई जो है ना चीज जनरेट हो रही है, कोई ना कोई रिजल्ट जो जनरेट हो रहा है, वो सब डिफाइंड है। हमारे अब तक के सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता रहा है कि ये सारी चीजें डिफाइंड थी, यानी रूल्स थे, और डाटा होता था, और उससे हम रूल्स हम डिफाइन करके कंडीशन लिख लेते हैं। ठीक है, फिर जब डाटा आता है तो वो उन रूल्स के तहत उस रूल की छलनी में से गुजर के उसका आंसर देता है। इसकी मैं और आसान सी मिसाल अगर ले लूं, जैसे आप एक सॉफ्टवेयर लिखते हैं, एक कोड लिखते हैं छोटा सा कि भाई ग्रेड असाइनिंग का सॉफ्टवेयर लिखते हैं। ग्रेड असाइनिंग में क्या है, अब ग्रेड असाइनिंग के रूल आपको मालूम है यार जी, अगर 90% 90 प्लस किसी नंबर लिए हैं तो उसको ए ए मिलेगा ग्रेड। इस तरह किसी ने 18 अबव लिए हुए हैं तो उसको बी मिलेगा, 17 अबव मिले सी मिलेगा, वॉट एवर जो भी क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये रूल आपने डिफाइन कर दिया। अब वो क्या होंगे, मार्क्स आएंगे एज अ डाटा, और उन रूल में से क्या होते हैं, उन इफ देन एल्स की कंडीशन में से, उन स्विच केसेस में से रिजल्ट पास होकर वो क्या देता है, आपको बता देता है कि भी ये ग्रेड होगा। लेकिन वो क्या हुआ, वो सारी चीजें जो है वो हमने ही डिफाइन की हुई, हमारे ही डिफाइंड रूल के तहत वो डाटा प्रोसेस होके आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर कंप्यूटर जो है वही वाली बात आ गई, इट्स अ डम, वो हमारे ही बताए हुए उसूलों के मुताबिक काम कर रहा है। इन केस अगर कोई ऐसा उसूल है, कोई ऐसा रूल है जो हमने डिफाइन नहीं किया है, और वो वैल्यू आ जाती है जो उन रूल्स में लाए नहीं करती, वो किसी और रूल में लाए करती है, और वो रूल हमने डिफाइन नहीं किया, इन दिस केस जो है हमारी एप्लीकेशन क्रैश होती है, हमारे पास एक्सेप्शन जनरेट होती है। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि वो रूल हमने डिफाइन नहीं किया हुआ। उसके बरक्स हमारे पास जो मशीन लर्निंग अप्रोच होती है, उसके अंदर हमारे पास हम मशीन लर्निंग सिस्टम को, मशीन लर्निंग मॉडल को हम कोई कंडीशंस नहीं बताते, कोई इफ देन एल्स नहीं लिखते। आप भी देखेंगे, हम भी अपना जब मॉडल्स बनाते होंगे तो विल नॉट यूज अ सिंगल इफ देन एल्स कंडीशन, और किसी और चीज के लिए हो जाए, लर्निंग पर्पज के लिए नहीं होगी। हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है, ठीक है, और हमें उससे रिलेटेड आंसर भी पता होते हैं। हम अपनी पिछली एग्जाम्पल को ही देखें कि हम अब कंडीशन नहीं बताएंगे अपने ग्रेडिंग सिस्टम को, हम उसे मार्क्स बताएंगे, ये मार्क्स हैं और ये ग्रेड है, और वो सिस्टम के एल्गोरिदम को फीड करेंगे। इस तरह बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो हैं, मार्क्स और ग्रेड की, मार्क्स और ग्रेड की, मार्क्स और ग्रेड की, बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम मशीन लर्निंग सिस्टम को दिखाते हैं। उसके बाद उसमें से वो खुद ही रूल अज्यूम कर लेता है, निकाल लेता है कि भाई एक रूल या एक से ज्यादा रूल निकाल लेता है, और बाद में जब डाटा आने लगता है तो वो उन्हीं रूल्स को अप्लाई करता है। ये रूल्स बहुत सारे भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, डाटा बहुत सारा भी हो सकता है। यानी अगर इंसान जो है उसके ऊपर वर्किंग करने जाए तो शायद उसके लिए मुश्किल हो जाए, तो ये 10 मिलियन रिकॉर्ड के अंदर से रूल निकाले। अब ये सारी बात मैंने कर दी है, ठीक है, माइट भी कि ये बहुत सारी चीज अभी आपके समझ में नहीं आई होगी कि ये अप्रोच जो है, क्लासिकल अप्रोच और प्रोग्रामिंग अप्रोच जो है ना, कैसे फंक्शनल होगी। इसमें अगर कोई सवाल कर रहे हैं तो पहले कर लें, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, और उससे हम जो है ना इन दोनों बातों को समझेंगे। जी स्टूडेंट। सर ये जो रूल्स हैं, रूल से मुराद ये है कि हम मतलब कोई एल्गोरिदम बना देते हैं ताकि दोबारा से अगर हम डाटा कोई और किसी और किस्म का डाटा दें तो वो उन्हीं रूल्स पे काम करके हमें मतलब सेम रिजल्ट दे दे। रूल से मुराद ये है कि हम एल्गोरिदम तो हमारे पास, हाँ, एल्गोरिदम तो हमारे पास बने हुए होते हैं, हम उससे रूल निकालते, कंडीशन निकाल लेते हैं, फॉर्मूला निकाल लेते हैं, की लाइन निकाल लेते हैं। मैं अभी आपको
जो है वो करवाता हूँ। देखें, एक छोटी सी प्रैक्टिस आपसे करवाता हूँ जो ठीक है। आप सब लोग जो है उसको समझिएगा और करिएगा। अच्छा, मैं एक काम करने जा रहा हूँ। फिर मैं आपको जो है, मेरे पास एक रूल है। रूल मेरे पास क्या है, मैं रूल के अंदर लिख रहा हूँ कि y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। ठीक है, मेरे पास अब इनपुट क्या है, इनपुट यानी मेरा x जो इंडिपेंडेंट है वो ये है। मेरा आउटपुट जो है यानी कि मेरा y डिपेंडेंट ये वैल्यू। इनपुट में मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ भाई, 1 ले लिया मैंने, 2 ले लिया, -1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, -4 ले लिया। ठीक है, अब देखें रूल मेरे पास डिफाइंड है, डेटा मेरे पास मौजूद है। इसकी मदद, इस डेटा को इस रूल में फीड करके मैं क्या निकालूंगा, अपने आंसर निकालूंगा। ये कौन सी अप्रोच है हमारे पास, ये हमारे पास सर ये मशीन क्लासिकल अप्रोच है। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन बना लिया, एक कोड बना लिया, उस फंक्शन के अंदर अब मैं वैल्यूज पास कर रहा हूँ एज अ आर्गुमेंट। तो मेरे पास क्या हो रहे हैं भाई, आउटपुट जो है आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ 1 फीड किया तो मेरे क्या हो गया भाई, 9 हो गया, ये 13 हो गया। -1 फीड किया तो ये +1 हो गया, ये 17 हो गया, ये 25 हो गया, और ये हमारे पास -11 हो गया। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास क्लासिकल अप्रोच है कि अब मैं इसका जो है ना तो प्रोग्रामिंग में फंक्शन बना दूं, फंक्शन के अंदर वैल्यू दे दूं, और यहाँ से मैं फंक्शन के अंदर ये आर्गुमेंट पास करता रहूं तो मेरा फंक्शन मुझे ये वैल्यू रिटर्न करता रहेगा। ठीक है, ये हमारी जो है ये अप्रोच जो है वो क्लासिकल अप्रोच है। तो हम अब तक इस्तेमाल करते रहें। ठीक है, और इसकी मदद से भी हमने जो है वो सारे सॉफ्टवेयर जो है वो बड़े बड़े बने। लेकिन अब क्या होता है, अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको दूसरी वाली जो अप्रोच है वो इम्प्लीमेंट करवाता हूँ। ठीक है, दूसरी वाली अप्रोच में क्या होगा, हमारे पास कुछ ले ली, और मैंने कुछ जो है आउटपुट वैल्यूज ले ली। अच्छा जी, अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, भाई ये इनपुट वैल्यू है या आउटपुट वैल्यू है, आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसका रूल क्या होगा। जल्दी से ट्राई करें। y is equal to -2x plus 1. y इज इक्वल टू -2x+1। अच्छा, आप कह रहे हैं ये होगा, मैं अभी सही नहीं कह रहा हूँ इसको, लेकिन मैं चेक कर रहा हूँ। -2x+1 ये आपने पहली वैल्यू की मदद से बनाया। नहीं जी, अगर मैं x 0 रखूंगा तो y तो 1 आ जाएगा, या -2 आ रहा है, कुछ और सोच। y equals to x minus 1. जी, हाँ जी, y equals to x minus 2. y इज इक्वल टू x x minus 2. -2।
अच्छा जी, इन्होंने पहली वैल्यू को देख रखा 0 और y -2। अच्छा, पहली वैल्यू को तो ये बात जो है ना ओके हो गई, लेकिन ये रूल सबको अप्लाई होना चाहिए। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं और तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो 0 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू के लिए बात जो है वो ठीक नहीं है, तो मतलब कुछ और होगा। सर x+2 नहीं आता। x+2, अगर मैं +2 रखूं तो क्या बनता है, +0 रखूंगा तो +2 वैल्यू आएगी, हमारे पास -2 है जवाब में। ओके ओके सर। और ट्राई करें। 2x प्लस 2x 1 + 1 रखूं तो क्या बनता है मेरे पास, 0 हो जाएगा, ये तो +1 बन जाएगा ये। -2 +2 2x + 2 सर ये एक दफा -2 करके दें सर। सर ये कीजिएगा, 2x आवाज माइनस कट गई थी आपकी। एक मिनट 2x -2 कर दो, तो ये हमारे पास हो गया। 0 रखूंगा -2 हो जाएगा, 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 2 2 4, 4 -2 2 बचेगा, यहाँ पर 4 आ रहा है। थोड़ा थोड़ा करीब पहुंच गए। इस वाली कंडीशन को पूरा करने की कोशिश करें, तो 2 रखूँ तो 4 बच जाए। 3x - 2 3x -2 3x -2। अच्छा, 3 रखा, 0 -2 सही है। 2 रखा, 2 3 6 -2 4 हो गया, ओके हो गया ये भी। फिर हमने क्या किया, 1 रखा, 3 1 3 -2 1, ये भी ओके हो गया। फिर हमने 5 रखा, 5 3 15 -2 13, ये भी ओके हो गया। फिर हमने 6 रखा, 6 3 18 -2 16, ये भी हमारे पास ओके हो गया। ठीक है, फिर हमने -2 रखा, -2 को -6 हो गया, -6 और -2 -8, ये भी ओके हो गया। इसका मतलब ये हमारा रूल जो है वो क्या हो गया, अभी बिल्कुल ओके रूल हो गया। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो हमने किया क्या है, अब ये रूल मेरे पास आ गया। अब ये डाटा यहाँ से चलता हुआ कितनी भी दूर की वैल्यू हो जाए, कितनी भी दूर की वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है डाटा और आंसर गिवन थे ना, मैंने डाटा और आंसर को देख के, इस वक्त मेरा मॉडल जो है वो आप लोग थे, समझिएगा मेरी बात को। मेरा मॉडल जो है वो सिस्टम नहीं था, कोई एल्गोरिदम नहीं था। माय मॉडल वर यू पीपल। आप लोगों ने इस इनपुट और आउटपुट को देख के रिलेशनशिप, इनके दरमियान रिलेशनशिप को लर्न करने की कोशिश की। अच्छा, एक रिलेशनशिप निकाला, फिर उसको दूसरी वैल्यूज के साथ मैच किया, वो रिलेशनशिप गलत हो गया। फिर आपने अपने आप को अपडेट किया, रीट्रेन किया, अपने मॉडल को अपडेट किया, दूसरा निकाला, वो भी 1 2 पे सही हुआ, तीसरे पे गलत हो गया। इस तरह आप करते रहे, बार बार डाटा के अंदर क्या करते रहे, ट्रैवर्स करते रहे, बार बार इनपुट और आउटपुट की मैपिंग के रिलेशनशिप को, क्या कह रहा हूं मैं, और आउटपुट की दरमियान जो मैपिंग है, जिस रिलेशनशिप के तहत वो मैप हो रहे हैं, वो रिलेशनशिप आखिरकार आपने काफी मेहनत करने के बाद जो है वो रिलेशनशिप निकाल लिया। अब आपको रूल आ गया, नाउ इफ यू हैव, आपको परवाह नहीं कि अब कितना बड़ा डाटा है, आप कितनी भी दूर चले जाएं, कितनी भी बड़ी वैल्यू, मैं आपसे कहता हूँ कि यार अब मेरे पास वैल्यू जो है ना -768 है, बताएं आउटपुट क्या होगा। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब आपका मॉडल लर्न कर चुका है उस डाटा के ऊपर मैपिंग को, वो रूल उसके जहन में, एल्गोरिदम में आ चुका है। अब वो रूल सिर्फ यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा और उसकी मदद से आंसर जो है वो निकल आएगा। ये पूरा जो प्रोसेस अभी आपने किया, यही मशीन लर्निंग का प्रोसेस है कि वो क्या करती है, बहुत सारा डाटा और बहुत सारे
आंसर उसको दिए जाते हैं, बार बार मॉडल को फीड किए जाते हैं, तो मॉडल उनके दरमियान जो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है उनको लर्न करने की कोशिश करता है। पहले शुरू में थोड़ा लर्न करता है, जवाब गलत होते हैं, फिर जब उसको फीडबैक मिलता है कि भाई आपका जवाब गलत है, तो वो कुछ और सोचता है, फिर मिलता है जवाब थोड़ा बहुत सही हो गया, फिर और सोचता है कि थोड़ा बहुत और सही हो गया, फिर और सोचता है। इस तरह बार बार जब डाटा उसको फीड किया जा रहा होता है, प्रोसेस से गुजारा जा रहा होता है, तो एक वक्त आता है वो सही मैपिंग रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट कर लेता है, जिसपे उसकी एक्यूरेसी जो है जवाब की आने लगती है। तो अब फॉर एग्जाम्पल कि ये अब आपने इतने डाटा के ऊपर जो है ना वो क्या कर ली, ये येलो पार्ट में आपने जो है वो ट्रेनिंग कर ली, ठीक है। अब इतने पार्ट पे जो है ना वो आपसे क्या किया था, आप टेस्ट करते हैं कि भाई ठीक है मैं ये वैल्यू जो है वो क्या कर देता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है, और अपने मॉडल से कहता हूँ कि बताओ मुझे इसकी वैल्यू क्या है, तो वो मॉडल फिर वैल्यू निकाल के देता है, वो आप इस वैल्यू से मैच करते हैं एंड यू गेट सेटिस्फाइड कि मेरा मॉडल जो है वो सही, मैंने मैच की है असल वैल्यू से, वो सही बता रहा है। देन योर कॉन्फिडेंस ऑन योर मॉडल इंक्रीज, हाँ यार ये सही बताना जो है वो शुरू हो गया। तो ये अप्रोच जो है वो ये वाली है कि डाटा और आंसर देकर मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को वी ट्राई टू मेक इट लर्न, कि वो उन पैटर्न्स को, उस मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स को लर्न करना शुरू करता रहे। गलतियां होंगी शुरू में, इसीलिए इसको डाटा बहुत ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है, ताकि लर्निंग अच्छी हो, वैरायटी आए, डाटा में वैरायटी और डाइवर्सिटी जो है वो बहुत जरूरी है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो सीखे, ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन में जो है वो पैटर्न लर्न करने की कोशिश करे और वो रूल निकाल ले अपने पास। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो रूल निकला है, दैट रूल इज वैलिड फॉर ओनली दैट टाइप ऑफ डाटा। यानी अगर मैं बहुत सारा स्टॉक का डाटा उसे दे रहा हूँ, स्टॉक प्राइसेस का, और उस पर लर्न करा रहा हूँ, 10 कंपनियों की स्टॉक प्राइसेस है उस पर लर्न करा रहा हूँ, तो वो रूल 11वीं कंपनी के लिए नहीं होगा, वो उन्हीं 10 कंपनी के डाटा के लिए होगा। इसी तरह से वो जो 10 कंपनियों का स्टॉक का रूल निकाला हुआ, उस रूल को लेकर जाके आप कोई वेदर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। वेदर प्रिडिक्शन के लिए फिर आपको वेदर प्रिडिक्शन का डाटा चाहिए होगा, वेदर का डाटा चाहिए होगा, ठीक है। तो जो ये रूल निकला है ये इज रेलिवेंट और रिलेटेड टू, और तो कहते हैं वैलिड है उसी टाइप ऑफ डाटा के लिए जिस डाटा से उस रूल को निकाला गया है, ठीक है। में आ गई है। जबरदस्त। थोड़ा सा मैंने ये भी आपको आइडिया दे दिया है कि जो मशीन लर्निंग वो काम कैसे कर रही है, कि बार बार डाटा और आंसर जो है वो हम उसको फीड करते रहते हैं और वो आखिरकार वो उन पैटर्न्स को पकड़ लेता है जो उसको उसके टारगेट के साथ सही मैप करने में मदद कर रहे हैं, तो उसका काम जो है वो हो जाता है। तो अब इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। मशीन लर्निंग सिस्टम इज ट्रेन्ड रादर देन एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। अब ये बात हमें समझ में आ गई। इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमने कोई जो है ना एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग करी ही नहीं कि भाई ये इफ है, एफ एक्स की ये वैल्यू हो तो ये एक्स वाई की वैल्यू होगी, कोई चीज हमने इसको नहीं बताई थी इस पूरे प्रोसेस के अंदर। इट इज प्रेजेंटेड विद मैनी एग्जाम्पल्स रेलिवेंट टू अ टास्क। इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैनी एग्जाम्पल्स होंगी लेकिन वो उसी टास्क से रिलेटेड होनी चाहिए। एंड इट फाइंड्स स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर इन दीज एग्जाम्पल्स that eventually allows the system to come up with rules for automating the task। ये वो इवेंचुअली जो है वो रूल्स तक पहुंच जाता है, रूल्स ले आता है जिससे उसका काम जो है वो ऑटोमेट हो जाता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, इफ यू विश टू ऑटोमेट द टास्क ऑफ टैगिंग योर वैकेशन पिक्चर, you could present a machine learning system with many examples of picture already tagged by humans। तो आपको वेकेशन की वैसी जबरदस्त तस्वीरें देनी पड़ेंगी जो पहले से टैग होंगी, यानी लेबल लगे होंगे कि भाई ये फला जगह की तस्वीर है, फला जगह की तस्वीर है। एंड द सिस्टम वुड लर्न स्टैटिस्टिकल रूल्स फॉर एसोसिएटिंग स्पेसिफिक पिक्चर और टू स्पेसिफिक टास्क। वो सीखेगा कि उनके टैग लगाना।
ठीक है, जो पैराग्राफ में छोड़ रहा हूँ ये बुक में शेयर करा दूंगा, शेयर कराई भी होगी। जो पैराग्राफ क्रिटिकली मैं छोड़ रहा हूँ उनको भी आप लोग गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, लर्निंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डेटा। ये रिप्रेजेंटेशन के वर्ड को पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन जो है वो डेटा के अंदर जो पैटर्न्स हैं, ऐसे पैटर्न इनफाइनाइट पैटर्न्स होते हैं किसी भी डेटा के अंदर। लाइक वी कैन मेक एन इनफाइनाइट टाइप ऑफ सीरीज, ठीक है ना। 1 2 3 एक सीरीज है, 1 3 5 एक सीरीज है, 1 2 4 इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज जो है जनरेट होती है। डेटा के अंदर जो है वो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैटर्न्स जो है वो होते हैं, लेकिन वो पैटर्न, वो रिप्रेजेंटेशन जो डेटा को उस टारगेट वैल्यू तक मैप करने में मदद दे, वो रेलिवेंट पैटर्न होता है, रेलिवेंट टू द टास्क, ठीक है। तो लर्निंग रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन जो है वही पैटर्न्स हैं जो डेटा के अंदर जो है वो होते हैं। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए पैटर्न क्या चीज होती है, पैटर्न क्या चीज होती है कि पैटर्न जो है ये हमारे पास लफ्ज पैटर्न पता है भाई। एक सीरीज में बनाता हूँ जिसको मैं सीरीज कहता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7, ये भी एक पैटर्न है। मेरे पास एक पैटर्न चल रहा है 2 4 6 8 10, ये भी एक पैटर्न है। तो मुझे नजर आ रहा है कि एक के बाद एक का गैप है, एक 2 से शुरू हो रहा है, 2 का गैप है। देयर कैन बी इनफाइनाइट पैटर्न। इसी तरह से जब मेरे पास बहुत सारा डेटा होगा तो उस डेटा के अंदर भी जो है वो इनफाइनाइट पैटर्न होंगे, ठीक है। लेकिन मेरे वो कौन सा पैटर्न है जो मुझे मेरे आउटपुट वैल्यू तक करेक्टली लेके जा रहा है, ठीक है। वो कौन सा पैटर्न है जो मेरे आउटपुट तक मुझे सही रास्ते से पहुंचा रहा है, वो वही पैटर्न जो है बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंटेशन है डेटा के अंदर, ठीक है। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम करता क्या है, इनपुट कितनी चीजें चाहिए होती हैं, हमने इस अप्रोच में भी हमने देखा। अभी यहाँ पर हमें कितनी चीजें चाहिए होती हैं, हमें इनपुट डाटा चाहिए, आउटपुट डाटा चाहिए, ठीक है। और ये हमारे पास इनपुट डाटा, आउटपुट डाटा, और हमारे पास एक तरीका चाहिए होता है जिससे मैं चेक कर सकूं कि हमारा आउटपुट जो है वो सही आ रहा है, गलत आ रहा है। तो इनपुट डाटा पॉइंट और इसका स्पीच रिकॉग्निशन अगर करना चाह रहे हैं तो हमारी इनपुट वैल्यूज जो हैं वो बातें होंगी, आवाज होगी, साउंड फाइल्स होंगी। अगर इमेज टैगिंग करना चाह रहे हैं कि इमेज बर्थडे इमेज है, ये इमेज पहाड़ की इमेज है, ये इमेज पार्टी की इमेज है, ये इमेज क्लासरूम है, इस तरह टैग करना है, तो ज़ाहिर है इनपुट हमारा क्या होगा, पिक्चर्स होंगी। एक्सपेक्टेड आउटपुट, मैंने कहा डेटा के साथ हमें क्या देने पड़ते हैं, आंसर्स भी देने पड़ते हैं। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर डेटा के साथ क्या क्या दिए, आंसर्स भी दिए हैं ताकि आप मैच कर सकें। तो इन स्पीच रिकॉग्निशन टास्क these could be human generated transcript of sound files, कि अगर आप आवाज सुन के टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके पास क्या होंगी, ट्रांसक्रिप्ट होंगे। यानी जो आवाज, अब अपने मॉडल को मैं आवाज भी सुनाऊंगा और उसको टेक्स्ट भी प्रोवाइड करूंगा ताकि वो पैटर्न देख के मैप करना सीख सके, ठीक है। इमेज टैगिंग में क्या होगा भाई, अगर कोई तस्वीर दे रहा हूँ तो साथ में उसका लेबल दूंगा कि डॉग की तस्वीर है या कैट की तस्वीर है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अ वे टू मेजर वेदर द एल्गोरिथम इज डूइंग अ गुड जॉब। कोई ऐसा तरीका जिससे मुझे पता चल सके कि मेरे मॉडल की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दिस इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन डिस्टेंस बिटवीन एल्गोरिथम्स करंट आउटपुट एंड द एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने वैल्यू प्रिडिक्ट करी, जैसे यही वाले केस के अंदर ले लूं, अगर मैंने बिल्कुल सही रूल निकाला है, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ 3 वैल्यू ले लेता हूँ, और
इसने जो है ना वैल्यू मुझे 6.5 प्रिडिक्ट कर दी। 6.5। अब 6.5 जो है मुझे पता है 3 के ऊपर वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 to the 6 minus 2 6 आनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ी सी क्या आ रही है, आउट आ रही है। इसका मतलब क्या है, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ गैप बिटवीन प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल क्या है हमारे पास, प्रिडिक्टेड हमारे पास 6.5 है, एक्चुअल हमारे पास क्या है 6 है। तो यहाँ पर 0.5 का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो प्रिडिक्टेड और एक्चुअल के दरमियान गैप निकालना है, डिफरेंस निकालना है, यही वो तरीका है जिससे मुझे पता चल सकता है कि मेरे मॉडल की वैल्यू जो है वो सही है या गलत है। यानी मैंने 10 वैल्यू दी हैं, उसमें से उसने 5 सही प्रिडिक्ट करी हैं, 5 गलत प्रिडिक्ट करी हैं। तो गलत का कैसे पता चलेगा और सही से कैसे पता चलेगा, ज़ाहिर है मैं डिफरेंस निकालूंगा। डिफरेंस निकालने का कोई मैकेनिज्म होगा, कोई फॉर्मूला होगा, कोई फंक्शन होगा। वही फंक्शन जो है बेसिकली जो है वो इसकी बात हो रही है यहाँ पर, वही फंक्शन वो तरीका होगा जिसके जरिए हम मेजर कर सकेंगे कि भाई परफॉर्मेंस कैसी है। यही मेजरमेंट जब परफॉर्मेंस खराब होती है, रिजल्ट गलत आता है, तो मॉडल को बताया जाता है कि भाई आपका रिजल्ट इतने % गलत है। उस रिजल्ट के देखते हुए ही वो अपने आप को क्या करता है, मोर लर्निंग करता है, एडजस्ट करता है। जिस तरह आपने यहाँ पर पहले वैल्यू ली, इक्वेशन प्रिडिक्ट करी, वैल्यू डाली, आपका रिजल्ट थोड़ा गलत आया, आपको फीडबैक मिला ना, भाई आपका आउटपुट आपने 0 को देख के, इसको देख के इक्वेशन बनाई, आपको देखा कि यार ठीक है एक रिकॉर्ड के ऊपर वैलिड हो गई, लेकिन दूसरे रिकॉर्ड के ऊपर थोड़ी सी आगे पीछे हो गई। आगे पीछे होना इज अ फीडबैक सिग्नल फॉर यू कि भाई इक्वेशन में थोड़ा सा स्लाइटली मॉडिफाई करना पड़ेगा। फिर आपने थोड़ा बहुत चेंज किया, वो भी गलत हो गया, फिर आपने थोड़ा और चेंज किया। तो 2-3 बार जब आप इस प्रोसेस से गुजरे तो आप सही इक्वेशन ढूंढ के ले आए। सिमिलरली यही बात हो रही है, ये फीडबैक सिग्नल होता है, ये एडजस्टमेंट स्टेप, यही आपकी लर्निंग होती है। मॉडल की लर्निंग भी यही है, जिस तरह आपकी लर्निंग हुई उस तरह मॉडल की भी लर्निंग जो है वो बिल्कुल यही है कि वो एक्चुअल इक्वेशन तक जो है वो पहुंचे। अच्छा जी, ये पैराग्राफ में छोड़ रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, डीप इन द डीप लर्निंग, जब हम डीप लर्निंग की बात करते हैं तो डीप का मतलब क्या है। तो डीप लर्निंग इज अ स्पेसिफिक सब फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग, अ न्यू टेक ऑन लर्निंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डाटा। एक नया दौर है, नया तरीका है, नया ट्रेंड है कि डेटा के अंदर से रिप्रेजेंटेशन जो है वो रीड की जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए। दैट पुट्स एन एम्फेसिस ऑन लर्निंग सक्सेसिव लेयर्स ऑफ इंक्रीजिंगली मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर क्या होती है, एक के बाद एक डिग्री जो है ना सक्सेसिव लेयर्स होती हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं। तो डीप लर्निंग का जो है डीप कोई चीज, डीप एक जितनी लेयर्स लगती हैं, अभी मैं आपको लेयर्स दिखाऊंगा, ये लेयर्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ बात करूँ मैं, 1 2 3 4 5 लेयर्स जो हैं वो इस्तेमाल हुई। तो डीप का मतलब ये होता है जितनी ज्यादा लेयर्स होंगी उतना ज्यादा मॉडल जो है वो डीप होगा। ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ाते जाएंगे उतना मॉडल जो है वो डीप कहलाएगा। और जो गोल गोल बने इनको नोड्स कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, नोड्स हैं। और नोड जितने ज्यादा बढ़ाते हैं एक लेयर के अंदर, इसका मतलब होता है साइज ऑफ लेयर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी वर्टिकली अगर लेयर बढ़ रही है टॉप टू बॉटम, तो इसका मतलब है लेयर का साइज बढ़ रहा है। और हॉरिजॉन्टली अगर नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ रही हैं, इसका मतलब यानी विड्थ में
तो इसका मतलब ये है कि साइज ऑफ मॉडल जो है बढ़ रहा है, डेप्थ होता जा रहा है, डीप होता जा रहा है। ठीक है, ये वर्ड एक्सप्लेनेशन है कि भाई व्हाट इज डीप। डीप लर्निंग का एंटी है शैलो लर्निंग। मशीन लर्निंग के जितने दूसरे एल्गोरिदम्स हैं, रैंडम फॉरेस्ट है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ये सारे जो मॉडल्स हैं ये शैलो लर्निंग है। शैलो लर्निंग को यूं समझ लें कि शैलो लर्निंग में इनको डेटा भी कम चाहिए होता है। ठीक है, इनकी लेयर्स भी जो है ना, लर्निंग लेयर्स भी एक या दो ही होती है, वो लेयर नहीं भी होती हैं वो, अगर उनको इन टर्म्स ऑफ लेयर हम समझें तो जब हम पढ़ेंगे उनके बारे में तो आपको पता चलेगा। तो शैलो लर्निंग और डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है ये। इस तरह से जो है ना, ये एक ब्लॉक डायग्राम है लेयर की, कि हमारे पास जो पहली लेयर होती है वो हमारा इनपुट लेयर होती है मॉडल के अंदर। अभी हम इसको तस्वीरों की शक्ल में देख रहे हैं, कोडिंग की शक्ल में नहीं देख रहे हैं, कोडिंग की शक्ल में भी देखेंगे, अभी हम इसको इमेज की शक्ल में देख रहे हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट लेयर है जहाँ पर ये ओरिजिनल इनपुट लिखा हुआ है, दिस इज इनपुट लेयर। इस तरह इसके बीच में 1 2 3 4 लेयर्स लगी हुई हैं। ये 4 लेयर्स जो दरमियान में है और एक आखिर में फाइनल आउटपुट लेयर है। इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर, इनके दरमियान में जितनी भी लेयर्स होंगी वो तमाम लेयर्स जो हैं वो हिडन लेयर्स कहलाती हैं। हिडन लेयर, इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के दरमियान में जितनी लेयर्स हैं वो हिडन लेयर्स कहलाती हैं। और टोटल इस वक्त जो है मुझे 6 लेयर्स जो है नजर आ रही हैं। बाज लोग जो है वो इनपुट लेयर को टोटल लेयर्स में काउंट नहीं भी करते। बाज किताबों में जो है ये भी लिखा है कि भाई इनपुट लेयर को भी जो उन्होंने काउंट करके दिखाया कि टोटल लेयर्स जो है वो 6 हैं। बाज जगहों पे इसको टोटल 5 लेयर्स कहा जाएगा। खैर, ठीक है, तो अब होता क्या है, ये इमेज जो है, जैसे इमेज जा रही है लेयर के अंदर और फॉरवर्ड पास होता जा रहा है, आगे जाता जा रहा है, और इसके बाद एक आउटपुट निकलता है। ये इमेज जो हर लेयर के अंदर जाने के बाद डाटा जो है, इमेज का जो डाटा, ये इमेज की शक्ल में नहीं जाएगी, ये इमेज के पिक्सल होंगे, पिक्सल नंबर्स में होते हैं, वो नंबर्स भी जो है ना बाज़ औक़ात इनकोडेड हो जाते हैं और इसी तरह चकोर फॉर्म में नहीं जाएंगे। पूरे अगर 10x10 की है या 25x25 की है तो 225 के करीब जो पिक्सल्स हैं, और 225 से कितने बनेंगे, 25x25 625। तो वो सारे एक वेक्टर, एक एरे की शक्ल में आ जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। ठीक है, एक सीरीज बन जाएंगे। इस तरह मैंने कहा कि सीरीज के अंदर आपके पैटर्न होते हैं, तो 4 जो इमेज होगी उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा। जाहिर है पिक्सल की वैल्यू 4 हमेशा आमतौर पे 4 ऐसे ही लिखा जाता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, लेकिन पिक्सल की तरतीब ऐसी होती है। तो वो हर लेयर में जाके कुछ ना कुछ पिक्चर के अंदर से एक्सट्रैक्शन होगी, रिप्रेजेंटेशन निकलेगी, और वो बाकी जो गैर जरूरी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर ही फिल्टर हो जाएगी, आगे नहीं जाएगी। फिर यहाँ से अगली लेयर में जाके और फिल्टर होगा, और फिल्टर होगा, और फिल्टर होगा, और आखिर में जो है वो इतना फिल्टर हो जाएगा कि वो आउटपुट आराम से बता देगा। जस्ट लाइक दिस, सी दिस इमेज। इस इमेज में देखें आप कि एक इमेज के अगली लेयर में 4 इमेजेस बना दी उसने। ठीक है, और उसमें से अपने मतलब की इंफॉर्मेशन जो है वो, अभी आ रही है आवाज? नहीं सर, आवाज खराब आ रही है। इमेज जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। इसका मतलब यह है कि ओरिजिनल जो इमेज थी उसमें से कुछ डाटा जो है वो क्या हो रहा है, फिल्टर होता जा रहा है, और जरूरी चीजें आगे बढ़ रही हैं, और वो क्या हो रहा है, फाइनल आउटपुट जो है वो हमें दे रहा है। वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, सब बात की बातें भी हम मैक्रो लेवल पे जरा देख रहे हैं। अच्छा जी, अंडरस्टैंडिंग हाउ डीप लर्निंग वर्क
इन 3 फिगर्स। अब डीप लर्निंग जो है वो कैसे काम करती है, 3 तस्वीरों से इस चीज को समझते हैं। हमने समझ लिया है, इसको बेसिकली हमने समझ लिया है। आपको अब तस्वीरों में आसानी से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। ठीक है, ये होता है कि इनपुट आता है लेयर के अंदर और लेयर अपने पास से जो है कुछ वेट जनरेट करती है। वेट क्या होते हैं और ये कैसे जनरेट करती है, मैं आपको वापस जो है तो यहाँ पे ले चलता हूँ। ये इनपुट जब आपने लिया था, आपको ये तो पता था कि आपकी जो है इक्वेशन के अंदर एक y होगा और एक x होगा। तो कितने लोगों को इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में मालूम है? हाँ भाई, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम है सबको? यस सर। क्या होती है? y इक्वल्स टू mx प्लस b। y इक्वल टू mx प्लस b। mx, y इज इक्वल टू mx mx x प्लस b। प्लस प्लस c कह लें या b कह लें, जो भी आप कह लें। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस b। अच्छा, पूरा ये जो इक्वेशन है ना, यही पूरी हमारे पास क्या है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है। अगर आपको इस इक्वेशन के बारे में सही तरह से मालूमात है तो इसका मतलब यही हमारी जो है ना, बस आपको आती है, फिर कोई मसला ही नहीं है। तो होता क्या है कि हमारे पास जो है, अगर जो डाटा हमने प्लॉट किया था, अगर उसकी बात करूं, हमने तो अभी डायरेक्ट अपने दिमाग से जो है वो काम चला लिया। ठीक है, मैं कुछ मार्किंग कर लेता हूँ यहाँ पे इक्वली। ऐसे रैंडम कर रहा हूँ तो छोटी बड़ी हो सकती है, खैर है। और यहाँ पे भी कर रहा हूँ। सही है, हमारे पास जो है वो 0 पे 2 वैल्यू। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि 0 2 कहाँ होगा, आप लोग भी बताते रहिएगा। ये हमारा 0 है और ये हमारा 2 है। ये वैल्यू जो है, पहली वैल्यू जो है यहाँ पर होगा -2। -2 का, यस सर। सॉरी 0 पे -2 है, तो फिर हमारे पास कहाँ पे हो जाएगा अभी, ये नीचे की तरफ है। इधर हो जाएगा। x 0 है और y जो है वो कितना है, -2। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हमारे पास है 2 पे 4, 2 पे 4, x पे 2 है, y पे जो है वो 4 है। तो 0 1 2 3 4, मैं इसको इधर ले लेता हूँ। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरी वैल्यू तो 1 पे 1, तो 1 पे 1 ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ गई। फिर हमारे पास 5 पे 13, 1 2 3 4 5 13, 1 2 3 4 5, कोई जो है वो यहाँ हो जाएगी वैल्यू इधर पे। ठीक है, फिर हमारे पास 6 पे 16, ये 6 पे 16 इसकी भी कहीं ऊपर हो जाएगी या और ऊपर जाके कहीं वहाँ। अच्छा, -2 पे -8, -2 हमारे पास जो है वो यहाँ पर होगा 1 2 पे -8, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो कहीं नीचे यहाँ हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन रही है, जैसे भी ये एक स्ट्रेट लाइन जो है समाव हमने यूं करके वो निकाल लिए। ठीक है, ठीक है।
ये नियम तकरीबन। तो ये हमने काम किया, ठीक है। अच्छा, अगर ये वैल्यूज चूंकि बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज दी हुई, इस वजह से हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल क्या हो गई, हमारे सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर गई। इस वजह से ये लाइन क्या हुई, जरा मेरी बात को थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो जनरेटेड आउटपुट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इस इक्वेशन से क्या हुए हैं, जनरेट हुए हैं। ये 100% एक्यूरेट जो है ना इक्वेशन है, इसलिए ये आउटपुट बिल्कुल क्या आ रहे हैं, फिक्स लाइन जो है वो यहाँ पर हो गई। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड में कैसा होता है, रियल वर्ल्ड में जब आपका डाटा आता है तो वो डाटा जो है बड़ा डिस्पर्स होता है, इतना एक्यूरेट नहीं होता। उसके अंदर हम मुख्तलिफ जो है वो क्या होते हैं, मैं आपको यहाँ दिखा, ये पॉइंट्स जो हैं वो हमें मिलते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते, वो डिस्पर्स पॉइंट्स होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास डाटा जो है वो स्ट्रेट लाइन बन रही नहीं होती, मुख्तलिफ डाटा पॉइंट्स। ये हमारे पास अगर 10,000 रिकॉर्ड हो एक्स वाई के, हम ये भी एग्जाम्पल इसकी मेथड उससे भी करेंगे, सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने प्रोग्राम लिख के भी करेंगे। और हमारे पास अब वो कहता है भाई ऐसी सूरत में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, यानी ये अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ -2 के बजाय जो है -3 लिखा होता, और यहाँ 1 के बजाय 1.5 लिखा होता, 13 के बजाय 13.8 लिखा होता, तो इट्स डिफिकल्ट, मैं शायद हम पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि अब वो पॉइंट जो है उस लाइन के आगे पीछे भाग रहे हैं। अब होता क्या है भाई, होता ये है कि फिर हम क्या करते हैं, एक लाइन जो है ना वो निकालने की कोशिश करते हैं, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं जो तकरीबन पॉइंट्स को जो है वो क्या कर जाए, उनके करीब करीब हो जाए। यानी इसको आमतौर पे हम क्या कहते हैं, बेस्ट फिट लाइन कहते हैं। एग्जैक्ट लाइन नहीं होती, जो बेस्ट फिट हो रही होती है वो लाइन होती है, ठीक है, बेस्ट फिट लाइन। अब मसला ये है, अब मुझे ये बताएं कि भाई ये जो बेस्ट फिट लाइन है, क्या वो बेस्ट फिट लाइन ये हो सकती है आपके ख्याल में? नहीं हो, नहीं। अच्छा मुझे बताएं, क्या वो बेस्ट फिट लाइन ये हो सकती है? नो सर। नहीं हो सकती। क्या वो ये हो सकती है? यस सर, ये हो सकती है मेरे ख्याल से। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर इस लाइन को देखूं तो क्या ये हो सकती है? जी सर। ये भी ठीक हो है। सकती है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो बेस्ट फिट लाइन है, इस लाइन को मुझे एडजस्ट करने में, फॉर एग्जांपल मेरी इक्वेशन थी ना, जरा समझिएगा मैं आपको कहाँ लेके आ रहा हूँ। हमारी इक्वेशन थी y = 3x माइनस क्या थी 2। इसके अंदर ये 3 क्या था भाई, एज पर जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 3 इज, सही कह रहा हूं मैं? यस सर। अच्छा, और ये 2 क्या है अभी, y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये x हमारा क्या है, x हमारा क्या है अभी, हैं? इनपुट वैल्यू। इनपुट वैल्यू जो मैं x दे रहा था। क्या बस जबरदस्त हो गई बात।
ये हो गया हमारा इनपुट यानी x हो गया, और y हमारा आउटपुट वैल्यू थी जो हमारी y थी। ठीक है, अब मुझे बताओ इस बेस्ट फिट लाइन को लाने के लिए क्या मेरा इनपुट चेंज हुआ है? समझिएगा बात को। बेस्ट फिट लाइन लाने के लिए क्या इस पूरे प्रोसेस में इनपुट वैल्यू चेंज हुई है? नहीं। नहीं हुई। क्या आउटपुट वैल्यू चेंज हुई है? नहीं हुई है। पॉइंट तो वहीं के वहीं खड़े हैं, लेकिन लाइन को एडजस्ट करने के लिए मैं जब लाइन को मूव कर रहा हूं तो मैं क्या चीज चेंज कर रहा हूं? स्लोप चेंज कर रहा हूं। लाइन को जब मैं आगे पीछे मूव करा रहा हूं स्लोप चेंज कर रहा हूं। लाइन को टच अगर वाई पे कहीं कर रहा हूं तो वो इसका मतलब वो पॉइंट कौन सा है? वो इंटरसेप्ट वाला पॉइंट है। आ रही बात समझ में? तो इस पूरे प्रोसेस में जो चीज चेंज हो रही है वो क्या है? वो स्लोप है और इंटरसेप्ट है। चेंज होने वाली चीज स्लोप और इंटरसेप्ट है। यही स्लोप और इंटरसेप्ट जो है वो मशीन लर्निंग में m के बजाय क्या कहलाता है? w कहलाता है, और y इंटरसेप्ट जो है वो b कहलाता है। w का मतलब है वेट। w का मतलब है वेट। ठीक है, यानी ये हो गया वेट, और b का मतलब है बायस। ठीक है, वेट और बायस ये दोनों मिल के इन दोनों को एक साथ भी क्या कहते हैं? वेट्स कहते हैं। इन दोनों को एक साथ भी क्या पढ़ा जाता है? वेट। और इनको एक नाम ओवरऑल दिया जाता है, वो क्या आ जाता है? पैरामीटर्स ऑफ लेयर। क्या कहा जाता है? रिपीट करें जरा। पैरामीटर्स ऑफ लेयर। अब मैं आ जाता हूँ, हाँ अब मैं आता हूँ यहाँ पे। देखो जब डेटा आता है, इनपुट आता है लेयर के ऊपर, तो लेयर जो है कोई ना कोई W जो है वो फीड करती है। फिर अगली लेयर में चला जाता है, वहां पर वेट क्या होते हैं? चेंज होते हैं। आखिर में एक प्रिडिक्टेड वैल्यू आ जाती है। ठीक है, एक प्रिडिक्टेड वैल्यू आ गई, जिस तरह आपने किया यहाँ पर, या आपने इनपुट आउटपुट को देके इक्वेशन सजेस्ट की। अब इक्वेशन में आप क्या चेंज कर रहे थे? इक्वेशन में आप y और x की पोजीशन चेंज नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ 3 और 2 चेंज कर रहे थे। आप सिर्फ 3 और 2 चेंज कर रहे थे, यानी स्लोप और इंटरसेप्ट चेंज कर रहे थे बस। याद आई आपको बात? ऐसे ही सही कह रहा हूं मैं? ऐसा ही था ना? पहले x-2 हमने इक्वेशन बनाई थी, फिर 2x-2 बनाई थी, फिर हाँ, तो हम क्या चेंज किया आपने? स्लोप और इंटरसेप्ट। तो प्रिडिक्शन के अंदर, रिग्रेशन मॉडल के अंदर भी जो है ना सिर्फ स्लोप और इंटरसेप्ट चेंज हो रहा था, यानी वेट चेंज हो रहा होता है। अब मशीन लर्निंग टर्म में बात करें तो क्या चेंज हो रहा होता है? वेट चेंज हो रहा होता है। और वेट में कौन सी चीजें आती हैं? स्लोप और इंटरसेप्ट आता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे करेंगे। वेट आ रहे हैं यानी W और B आ रहे हैं, आगे अगली लेयर में उसके अपने B आ रहे हैं, एक वैल्यू प्रिडिक्ट हो गई। प्रिडिक्ट होने के बाद अगली उसमें बता रहा है कि अब ये चेक करना है जो मॉडल ने जवाब दिया है ये जवाब असली जवाब से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ हमने किया था एक्चुअल और प्रिडिक्टेड। एक्चुअल में 6.5 आ गया और प्रिडिक्टेड में 6.5 आ गया, एक्चुअल में 6 था। तो ये कौन बताएगा? ये डिफरेंस कैलकुलेट करेगा। इन दोनों में कोई लॉस फंक्शन कोई होगा, देखेंगे वो क्या है। ये लॉस फंक्शन हमें लॉस निकाल के देगा कि आपका जवाब इतने % गलत है, कितने % गलत है। अगली लेयर में कहते हैं कि ये फिर बात जाएगी आपके दिमाग तक दोबारा कि भाई ये इक्वेशन तो गलत हो गई, चलो कुछ और डालो, कुछ और W और वेट डालो, जिस तरह हमने यहाँ डाला था कि कुछ और 3 और 2 की जगह पर कुछ और रखो। तो इट विल द लॉस स्कोर विल बी ट्रीटेड एज फीडबैक, जो कि हमने बात की कि फीडबैक दोबारा जाएगा पीछे, किसके पास जाएगा? किसी ऑप्टिमाइजर के पास।
ये ऑप्टिमाइजर पूरे वेट को, पूरे मॉडल को क्या बोलेगा अभी, रिवर्स डायरेक्शन में। क्या इंपॉर्टेंट बात क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में। जो वेट सबसे आखिर में आया था वो वेट सबसे पहले चेंज होगा, उसके बाद उसके रिवर्स डायरेक्शन में चलता रहेगा। इसी को बैक प्रोपेगेशन कहते हैं। ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है ये फॉरवर्ड पास है, और जब ये रिवर्स जा रहा है इसी को बैक प्रोपेगेशन कहते हैं। तो ये वेट दोबारा जाएंगे, सारे वेट एडजस्ट होंगे, दोबारा प्रेडिक्ट की वैल्यू आएगी, दोबारा ट्रू वैल्यू से कंपेयर होगा, लॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब पहले के मुकाबले में कम हो जाएगी, और फिर अगली दफा दोबारा जाएगा और कम हो जाएगी, और जहां तक आपको चाहिए एक्यूरेसी वहां तक आप कम करते रहेंगे, और आपका मॉडल जो है वो एक वक्त आएगा सही वैल्यू पर प्रेडिक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये पैराग्राफ यहां तक हम खत्म कर रहे हैं आज की बात। ठीक है, आपने यहाँ तक की सारी बातें इंशाल्लाह जो है ये बुक को कवर करनी है। खास तौर पे ये जो 3 बातें हमने यहाँ पर करी हैं, ये वाला पैराग्राफ है, अंडरस्टैंडिंग हाउ डीप लर्निंग वर्क्स इन 3 फिगर्स, ये बहुत जरूरी है इसको और करना। बाकी तो थ्योरेटिकल बातें समझ में आ गई, ये वाली मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है, ये आपके जहन में। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछें।